नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन गांधी युग की बात कर रहे थे और गांधी युग की शुरुआत हो चुकी थी और गांधी युग में अपन पहुंच चुके थे असहयोग आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन की चर्चा अपन कर चुके थे। इसी में अपन ने एक तो पढ़ा था चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 यहां अपन ने अध्ययन किया था कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला और गोरखपुर जिले का एक स्थान होगा चौरी चौरा स्थान। यहां पर उग्र भीड़ के द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदौली से असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। चारों तरफ आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखा था कि जब जनता अपने पूर्ण चरम पर थी तो वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय हानि से कम नहीं था। लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि किसी एक स्थान के अपराध का दंड समस्त भारत को देना कहां तक न्याय संगत था। फिर गांधी जी को बंदी बनाया। अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चला। गांधी जी को 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, लेकिन 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर बात हुई थी कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। एक अपन ने स्वराज्य पार्टी की बात कही थी। 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। 1925 में गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। यह बात हुई थी। और अब आज अपन अपने जो इतिहास के अध्ययन की जो गांधी युग की श्रृंखला है उसे आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले अपन बात करेंगे साइमन कमीशन। उन्नीस 27-28। तो अगला जो अपना होगा वो है साइमन कमीशन और साइमन कमीशन होगा 1927-28 को। तो देखिए बात क्या है। साइमन कमीशन है क्या? 1919 का एक अधिनियम था जिसे अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। तो इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह कहा गया था कि 10 वर्षों बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा
जो इस बात की जांच करेगा कि 1919 का अधिनियम कहां तक सफल रहा। देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम में एक बात हुई थी कि 10 वर्षों बाद एक और कमीशन का गठन किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि 1919 का जो अधिनियम है वो कहां तक सफल रहा, या फिर यूं कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिकता के विकास की क्या संभावनाएं रही। तो 10 वर्ष पूरे हो रहे थे कब, 1929 में। लेकिन यहां एक समस्या यह आई कि 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव थे। 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने की वजह से 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन ने 8 नवंबर 1927 को कमीशन का गठन कर दिया। यानी 2 साल पहले इस बाल्डविन ने कमीशन का गठन कर दिया। प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समय बाल्डविन या बाल्डविन हुआ करते थे। तो 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन ने कमीशन का गठन कर दिया, यानी कमीशन को 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया। और साइमन कमीशन में सात सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या थी 7 और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। सातों सदस्य अंग्रेज थे। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। यहां कहेंगे इसे व्हाइट मैन कमीशन, श्वेत कमीशन। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य होंगे, सातों सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः इसे व्हाइट मैन कमीशन, श्वेत कमीशन भी कहेंगे। 3 फरवरी 1928 कमीशन बंबई पहुंचा। तो सर्वप्रथम कमीशन कहां आया? बंबई में आया। कब आया? 3 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई में पहुंचा। और जैसे ही कमीशन बंबई पहुंचा, कमीशन का जबरदस्त विरोध किया गया। और नारा लगाया गया, साइमन गो बैक।
साइमन वापिस जाओ। तो देखिए, सर्वप्रथम कमीशन कहां पहुंचेगा? बंबई पहुंचेगा। और बंबई में कब पहुंचेगा? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई पहुंचा और कमीशन का सब जगह पर विरोध किया गया और एक नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, और साइमन वापस जाओ। काले झंडे दिखाए गए कमीशन को और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइमन गो बैक का नारा जिस व्यक्ति ने दिया वो एक मुस्लिम था। नाम था यूसुफ अली मेहर। तो किसने साइमन गो बैक का नारा दिया? तो साइमन गो बैक का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम होगा यूसुफ अली मेहर। सब जगह पर कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ और अब घटनाक्रम क्या हो रहा है देखिए। लाहौर में कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन का विरोध करते समय सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय को लाठियों से पिटवाया गया और पीटे जाने के कारण लाला जी को गंभीर चोटें आई। 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो देखिए, लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया और विरोध करते समय सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया गया, अर्थात लाठियों से पीटा गया। तो लाठियों से पीटे जाने के कारण लाला जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 को। अपनी मृत्यु से पहले लाला जी ने एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होंगे। तो लाला जी ने अपनी मृत्यु से पहले कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होंगे। बाद में सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा की गई थी। सैंडर्स को मारा भी गया था और इसे बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस।
प्रथम। अब देखिए इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी आगे करते हैं। पहले साइमन कमीशन 1928 से 1930 दो बार कमीशन ने भारत की यात्रा की और कमीशन ने अपनी सिफारिश में लंदन में गोलमेज सम्मेलन करवाने की बात कही। कमीशन ने कहा कि अगर भारतीय मसलों को सुलझाना है तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो साइमन कमीशन की सिफारिश पर ही लंदन में बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। अब अपन आगे चर्चा करते हैं और अगली अपनी चर्चा होगी, देखिए लाहौर क्या असेंबली बम कांड लेंगे। उन्नीस सौ 1929। अगला जो अपना है वो है असेंबली बम कांड। देखिए भी 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दो युवक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के असेंबली हॉल में खाली बेंचों पर बम फेंका। और एक पर्चा फेंका गया। जिसमें लिखा था बहरे कानों को सुनाने के लिए दमाकों की आवश्यकता होती है। देखिए 8 अप्रैल 1929 का दिन था। दिल्ली का असेंबली हॉल था। दो युवक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने जो असेंबली हॉल में खाली बेंच पड़ी थी उन पर बम फेंका। तो हुआ क्या, देखो खाली बेंचों पर बम फेंका गया। किसी भी व्यक्ति को हताहत करने का कोई इरादा नहीं था। किसी की हत्या करने का, किसी को हताहत करने का कोई इरादा नहीं था। केवल अपना अंग्रेजों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित, ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया और पर्चा भी फेंका गया जिसमें लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए दमाकों की आवश्यकता होती है। चाहते तो दोनों वहां से भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने
अपनी गिरफ्तारी दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोनों को बंदी बनाया गया और उसी समय भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। जब भगत सिंह को अदालत में पेश किया जाता था तो भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए अदालत में प्रवेश करते थे और जब अदालत से बाहर निकलते थे तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया करते थे। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए, इंकलाब शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। इंकलाब का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और इंकलाब शब्द जो है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। इंकलाब शब्द किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल के द्वारा इंकलाब शब्द दिया गया और इंकलाब का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब सरकार के सामने यह समस्या यह थी कि भगत सिंह को किस अपराध का दंड दिया जाए, क्योंकि जब बम फेंका गया तो उसमें कोई हताहत तो हुआ नहीं, किसी की हत्या नहीं हुई, कोई मरा नहीं, तो अब भगत सिंह को तो सजा दी ही नहीं जा सकती थी। हालांकि लाहौर षड्यंत्र केस जो पहले वाला था, सैंडर्स की हत्याकांड वाला, उसमें भी भगत सिंह अभियुक्त था, लेकिन भगत सिंह के विरुद्ध कोई ठोस एविडेंस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और जब एविडेंस नहीं मिले तो भगत सिंह को रिहा करना पड़ा था। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जिस समय बम फेंका गया था उस समय एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इस पर बहस चल रही थी और एक पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। दो बिलों पर बहस चल रही थी असेंबली हॉल में, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन पर बहस भी चल रही थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम में भगत सिंह अभियुक्त था सैंडर्स हत्याकांड में, लेकिन पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में भगत सिंह को रिहा करना पड़ा था। तो सरकार के तो सामने बात यह थी कि अब वो ब्रिटिश सरकार जो है वो भगत सिंह को किस अपराध का दंड दे, क्योंकि असेंबली हॉल में तो कोई मरा नहीं था, कोई घायल भी नहीं हुआ था कि किसी को दंड दिया जा सके। तो याद आया कि लाहौर षड्यंत्र केस यानी सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह का नाम था। तो इस लाहौर षड्यंत्र केस को रीओपन किया गया, पुनः ओपन किया गया और लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय 1929 में इसके तहत 3 लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी का दिन मुकर्रर किया गया था 24 मार्च 1931। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देनी थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही संध्या के पश्चात तीनों को फांसी दी गई। जब इन्हें फांसी पर ले जाने की तैयारी चल रही थी तो उस समय भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था। तो फांसी पर लेके जा रहे थे उस समय
भगत सिंह जो पुस्तक पढ़ रहा था वो थी लेनिन की जीवनी। और दोस्तों इसका अंतिम अध्याय बाकी था, तो भगत सिंह ने कहा कि भाई अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक अध्याय पूरा कर लूं। तो ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को लेनिन की जीवनी पूरी करने की इजाजत नहीं दी। भगत सिंह की पुस्तक का नाम मैं नास्तिक क्यों हूं, यह भगत सिंह की पुस्तक भी थी। तो 23 मार्च 1931 को संध्या के समय तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया। और कहां लटकाया गया? लाहौर में। लाहौर में इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। दूसरा देखते हैं, देखिए जब इन्हें फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी चल रही थी तो भगत सिंह से या तीनों से इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो तीनों ने इच्छा जाहिर की कि एक बार उनके हाथ खोल दिए जाए। वो तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। तो तीनों हंसते हंसते 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटक गए और तीनों के अध जले शरीरों को रावी नदी में फेंकवा दिया गया। तो यह था आपका असेंबली बम कांड। अब असेंबली बम कांड के बाद अगला अपन पढ़ेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। अगला अधिवेशन है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। देखिए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। देखिए दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त करना या औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्राप्त करने का इनका एक लक्ष्य था। लेकिन 1929 में इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य से के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं होगा। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। और आगे चलकर इस दिन को यादगार महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। और गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी अपन 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इससे और देखते हैं, देखिए 31 दिसंबर
1929 मध्य रात्रि, 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि में लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। तो 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। अब आगे अपन बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्नीस सौ 1923। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, गांधी जी का समाचार पत्र था यंग इंडिया, तो जो 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया का अंक निकला था, उस यंग इंडिया में गांधी जी ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? इरविन थे। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 31 जनवरी 1930 को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी। 11 मांग रखी समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, और ये मांगे मानने के लिए 14 दिन का समय दिया। और कहा कि 14 दिन के भीतर भीतर ये मांगे स्वीकार कर ली जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 14 दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो देखिए 31 जनवरी को मांग रखी गई, 14 दिन का समय दिया। तो 14 फरवरी 1930, 14 फरवरी 1930 को गांधी जी के द्वारा दिया गया जो समय था वो समाप्त हो गया। फरवरी 1930 को गांधी जी द्वारा जो 14 दिन का समय दिया गया था वो समाप्त हुआ, और गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। क्या कहा? कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। तो ये अब शुरू करेंगे अपन
सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा, देखिए कैसे, इसमें अपन बीच में लेते हैं दांडी यात्रा। तो देखिए दांडी गुजरात में समुद्र तट पर एक स्थान। तो दांडी यात्रा की शुरुआत होगी 12 मार्च 1923। देखिए दोस्तों, दांडी यात्रा की शुरुआत कब होगी? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत होगी। कहां से होगी? तो शुरुआत होगी साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। तो कहां से कहां तक? दांडी। तो कहां से कहां तक हो जाएगी? दांडी तक हो जाएगी, साबरमती से दांडी तक। शुरुआत होगी कब? 12 मार्च 1930। कितने सदस्य होंगे? तो दांडी यात्रा में सदस्य होंगे 78। 78 सदस्य दांडी यात्रा में शामिल थे। दांडी यात्रा में कितनी महिलाएं? तो महिलाओं की संख्या होगी 3। देखिए कुल सदस्य 78 थे और इनमें महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 3। कौन कौन है? अवंतिका गोखले। अवंतिका गोखले होगी। कमला देवी। मिथुबेन हॉरमसी पेटेट। 3 महिलाएं जो दांडी यात्रा में शामिल थी, अवंतिका गोखले, कमला देवी और मिथु बेन। तो 12 मार्च को शुरू होगी। 78 सदस्य होंगे जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल होंगी। तीनों महिलाओं के नाम आपके सामने हैं, अवंतिका गोखले, कमला देवी, मिथु बेन, हॉर्मसजी पेटेट, ये 3 महिलाएं। कुल दूरी 240 मील, या फिर आप टोटल ले सकते हैं किलोमीटर में। 384 किलोमीटर। मील में तो हो जाएगी दोस्तों 240 मील और किलोमीटर में हो जाएगी 384 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 1600 मीटर। 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। तो इस हिसाब से
240 गुणा 1.6 बराबर 384 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गई है कितनी? 384 किलोमीटर या 240 मील। यात्रा में कुल समय या कुल दिन जो लगे वो थे 24 दिन। यात्रा में 24 दिनों का समय लगा। यानी औसतन देखा जाए तो गांधी जी ने एक दिन में 10 मील की यात्रा की। एक दिन में गांधी जी ने 10 मील की यात्रा की। 10 मील का सफर तय किया, यानी 16 किलोमीटर का सफर तय किया। भी 5 अप्रैल 1930 दांडी यात्रा का समाप्ति का दिन था। देखिए 12 मार्च को शुरू हुई, 24 दिन लगे। 5 अप्रैल 1930 को यात्रा की समाप्ति हुई, यानी 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी से समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को भंग कर दिया और यहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे आप नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक सत्याग्रह शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 को। पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। तो दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान करेगा। और ध्यान रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान की उपाधि होगी सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। कौन होंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पश्चिमोत्तर भारत वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और यहां पर नेतृत्व करेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान की उपाधि हो जाएगी सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई, खिदमतगार, नामक संगठन बनाया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। और एक दल का भी गठन किया गया, लाल कुर्ती दल। तो सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया
और लाल कुर्ती दल का गठन किया। इधर नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा कन्या नागा कन्या नाम था गोडिन ल्यू। देखिए, नागालैंड में मात्र 13 वर्षीय एक नागा कन्या नाम था गोडिन ल्यू। इस गोडिन ल्यू के द्वारा नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोडिन ल्यू को रानी की उपाधि दी। तो देखिए दोस्तों, नागालैंड में मात्र 13 वर्षीय नागा कन्या गोडिन ल्यू, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोडिन ल्यू को रानी की उपाधि दी। तो अभी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना पूर्ण चरम पर था। इसी बीच लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ लंदन में 1930 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग नहीं लिया, अर्थात कांग्रेस ने इसमें भाग लिया ही नहीं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब अपन आगे बात करेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन कि गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, कहां हुए हैं और किस किसने इसमें भाग लिया है। तो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1935। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।